नमस्कार, जेके प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। दर्शकों, भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। सेना दिवस पर पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, वीरता, शौर्य और उसकी कुर्बानियों को याद कर रहा है। इसी बीच देश आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी देश के दुश्मनों को औकात में रहने की सलाह दी है। उन्होंने चीन को दो टूक जवाब दिया है कि किसी को भी भारत के सबर का इम्तिहान लेने की गलती नहीं करनी चाहिए और गलवान घाटी में जान गंवाने वाले जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि चीन के साथ मौजूदा तनाव के बारे में हर कोई वाकिफ है। सीमा पर एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की साजिश भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। उन्होंने देशवासियों को यह विश्वास दिलाया कि गलवान घाटी में जान गंवाने वाले सैनिकों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत बातचीत के जरिए मसले का समाधान करने का पक्षकार है और कोई भी हमारे सबर का इम्तिहान लेने की जरूरत ना करे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और इस सोच से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा मनोज मुकुंद नरवणे ने, वो आप सुनिए। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिकारों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। वहीं सेना की नॉर्दर्न कमांड ने भी कहा कि वो कई चुनौतियों का सामना करते हुए सरहदों पर दुश्मन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मौजूदा समय में नॉर्दर्न कमांड 3 अहम चुनौतियों का डटकर सामना कर रहा है, जिनका ब्यौरा आज सेना दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नॉर्दर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ा यहां पर नजर रखी जा रही है, उस पर कड़ा जवाब भी दिया जा रहा है। नॉर्दर्न कमांड को सुरक्षित रखना और जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात तीसरी चुनौती है। हालांकि यहां के हालात मौजूदा समय में साजगार बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने यह भी बताया कि आतंकी संगठन सोशल मीडिया को जरिया बनाकर युवाओं को बरगलाने में जुटे हुए हैं। डीडीसी चुनाव हालांकि घाटी की आवाम में अलगाववादी सोच को बदलने और उनमें लोकतंत्र के प्रति रुझान बढ़ाने में गेम चेंजर साबित हुए हैं। क्या कुछ और उन्होंने कहा, वो आप सुनिए। सैल्यूट को लास्ट पोस्ट के लास्ट नोट पर In Northern Command, ladies and gentlemen, as you are all aware, we are contending with triple challenges. Firstly, we have the Western adversary, that is Pakistan, which has not yet relented from using terror as an instrument of state policy. Secondly, we have the northern borders, wherein we have seen the Chinese belligerence on the line of actual control, wherein he tried to alter the status quo, which has been contested with resolve and courage by the Indian Army. And thirdly, the internal situation in Jammu and Kashmir, which is stable and under control, but has the propensity to flare up at any time.
And then there is the collusivity factor. There is no doubt in our minds that the collusive threat has always existed. And we can see it manifest in so many forms, in entire spectrum of activities ranging from supplying of weapons to Pakistan and sharing of operational practices and so many other things. This threat is real and present danger for us in Northern Command. चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो काफी लंबे समय से बंद है। मौसम खराब होने की वजह से रामबन में केला मोड़ के पास क्षतिग्रस्त हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बनाए जा रहे वैकल्पिक पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इस पुल का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, यानी कि BRO द्वारा, जिस पर यातायात बहाल करने से पहले कल यानी शनिवार को ट्रायल रन किया जाएगा। रामबन के DC नाजिम जई खान और BRO के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर IK जग्गी सहित प्रशासन में BRO के अन्य अधिकारियों ने साइट का दौरा कर इस काम का जायजा भी लिया। इस वैकल्पिक पुल के शुरू होने पर सबसे पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पिछले कई दिनों से फंसे वाहनों को उनकी मंजिल की ओर रवाना किया जाएगा और इससे कश्मीर घाटी में रसद की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी और लोग जो वहां पर लंबे समय से फंसे हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर सामने निकल कर आई। यहाँ पर 120 फीट का क्लास 40 टन रेली ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे तकरीबन जो है लॉन्चिंग की जो प्रोसेस है वो चालू है एंड 50% ऑफ द ब्रिज हैज बीन लॉन्च्ड। हमारे को इसमें 48 to 78 आवर्स लगने वाले हैं। सो बाय टुमारो इवनिंग वी शुड बी एबल टू फिनिश द ब्रिज एंड रिटेनिंग वॉल व्हिच गॉट ब्रीच्ड, that gap was 28 meters. So keeping the safety margins, we have now chosen, because our bridges are in spans of 10 feet, multiples of 10 feet. So 120 feet is considered to be a safe span. So we will be covering the whole gap. Bridge was not damaged actually. It was the retaining wall which gave away. That is what the NHAI has evacuated. See, there is an approach road which is coming from there. इसके अलावा मौका मिला, हमने बाकी हाईवे का जो प्रोग्रेस हो रहा है मरोग एरिया रामबन के आगे, उसमें टनल्स बन रहे हैं। T1 हमारे पीछे भी जो नज़र आ रहा है वो T1 है। इसके आगे एक और टनल है T2, उसका मुआयना भी हमने किया। दोनों टनल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब रोड का जो थोड़ा काम है वो भी अब तेज़ी से शुरू करवाया जाएगा, ताकि ये जो दूसरा ट्यूब बनना है, क्योंकि ये 4 लेन है तो 2 लेन्स तो ऑलरेडी चल रहा था, तो सेकंड जो 2 लेन्स बननी है उनको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा। किला मोड़ पे NHAI की जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी दीवार को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके अलावा BRO की हमने हेल्प ली है। जैसे हमने कल भी बताया, और उनकी बटालियन आई है यहाँ पे, वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनको हमने जगह दी है यहाँ पे रहने के लिए, तो जब तक ये कंप्लीट करेंगे प्रोसेस तो वो लोग यहीं रहेंगे और जैसे ही ये ब्रिज ट्रैफिक वर्दी हो जाएगा तो उसके बाद फिर ट्रैफिक को हम बहाल करेंगे। जो फ्रेश और पेरिशेबल आइटम्स थे, जो स्टैंडर्ड थे, उनको हमने ट्रांसशिपमेंट यूज़ करके, जो जैसा कि आप देख रहे हैं चल के लोग आ रहे हैं और खाली ट्रक्स थे इस साइड पे, तो उनसे हमने वैली में पहुंचा दिए हैं। उसके अलावा सरकार ने आई थिंक बाय एयर भी लिफ्टिंग की है काफ़ी सप्लाईज़ की। अब एक्सपेक्टेड यही है कि 1-2 दिन में जब ये खुल जाएगा तो जितने भी आइटम्स जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स के ट्रक्स रुके हुए हैं उनको फिर पैसेज दिया जाएगा जाने के लिए वैली की तरफ। रामबन डिस्ट्रिक्ट में QRTs बहुत एक्टिव हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे हादसे काफ़ी होते हैं नेशनल हाईवे को लेके। तो हमारी जो टीम्स हैं QRT की, एक रामबन वॉलंटियर्स की टीम है, एक बानेहाल वॉलंटियर्स और एक रामसू वॉलंटियर्स है। उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की है, बहुत हेल्प की है लोगों को फेरी करने के लिए इस डिस्टेंस को, और बाकी इमरजेंसीज, नेचर, पेशेंट्स, डेड बॉडीज़, उनको फेरी करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स दिन रात काम कर रहे हैं और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने बहुत मेहनत की है और लोगों को रिहायत कर
वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे ट्रक टैंकर चालकों ने भी सरकार पर उनकी सुध न लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस दौर में उनके लिए जहां पेट भरना भी मुहाल हो चुका है, फाकाकशी का वो शिकार हो रहे हैं, वहीं बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी अब जी का जंजाल साबित हो रहा है। क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, वो आप सुनिए। और जगह नहीं है बाथरूम जाने के लिए, और गाड़ियों में पानी की दिक्कत है, राशन की, हर चीज की हमको इधर प्रॉब्लम है। एक दादी बार देगी गवर्नमेंट, एक दिन से देने से क्या होता है? हमको 10 दिन हो गए, 12 दिन में वो एक दिन का राशन देगी तो उससे क्या होगा? स्टोव में तेल नहीं है, मिट्टी के तेल की बहुत प्रॉब्लम है। तो सर बाथरूम की प्रॉब्लम है और खाने पीने की दिक्कत आ रही है। पहली तरीक से हम यहाँ पे खड़े हैं, आज 15 दिन हो चले, 15 यहाँ पे खड़े हैं, पैसे रहे हमारे पास, कोई खाने के लिए नहीं प्रोग्राम, किसी पानी का बंदोबस्त नहीं है, यहाँ पे कोई बाथरूम का बंदोबस्त नहीं है, नहीं बाथरूम जाने का नहीं है। हम अस्पताल में रहते हैं, कहीं बनाल वाले चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अच्छी खबर की। देश की आवाम को जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो घड़ी अब नजदीक आती जा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुभारंभ होने में अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय स्तर के टीकाकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन पर क्या कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का, वो आप सुनिए। कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। वहीं जम्मू के जेएमसी अस्पताल में भी कल शुरू होने वाली वैक्सीनेशन की तैयारियों की फिर से समीक्षा की गई। जेएमसी की कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने इन तैयारियों का जायजा लेते हुए उन स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल के सफाई सेवकों को शुभकामनाएं दी, जिन्हें पहले चरण में कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में वैक्सीनेशन दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान हो रहा है, जिसमें हमारे उपराज्यपाल श्री मनोज कुमार सिन्हा जी हमारे मेडिकल कॉलेज के मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर पे आके खुद उनकी देखरेख में ये रोल आउट होगा वैक्सीनेशन। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, बहुत सारी आइडेंटिफाइड साइट्स हैं, IT गवर्नड ये वैक्सीनेशन जो प्रतिक्रिया है, सारी गतिविधियां हैं, ये पूरी एक डिजिटलाइज्ड मोड में एक इलेक्शन बूथ की तरह हमने तैयारी करके रखी है, जिसमें हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके पास आज मैसेजेस आ जाएंगे जिन जिनको वैक्सीनेशन मिलनी है, और वो बहुत उत्सुक हैं अपनी इस वैक्सीनेशन को लेके। और सारी बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से ये सारा प्लान कर लिया गया है। हर सेशन साइट पे 100 बेनिफिशरीज़ को वैक्सीनेट किया जाएगा, और उसमें हमारे सबसे पहले सफाई कर्मचारी जिन्होंने बढ़ चढ़कर कोविड वार्ड्स में मरीज़ों की सेवा की है, उसके बाद हमारी नर्सेज, हमारी पैरामेडिक्स, हमारे इम्पॉर्टेंट 10 सीनियर डॉक्टर्स भी वो बिल्कुल रोल मॉडल्स बनना चाहते हैं, और उन्होंने भी कहा है कि वो पहले ही दिन वैक्सीन लगवाएंगे। किन पे ये सारे वैक्सीनेशन की जो क्रिया है ये एक ही टाइम पे शुरू हो जाएगी, और बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड SMGS हॉस्पिटल में भी कल ही शुरू होगी।
अपनी एक बहुत अच्छी वैक्सीन है और बिल्कुल कोई आप परेशानी के दिन ख़त्म समझिए। टीकाकरण जैसे बच्चों में होता था वैसे ही कोविड की बिल्कुल सफलता रही हमारी और एक अच्छी वैक्सीन बना पाए हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार प्रदेश के किसान वर्ग के हितों का हनन करने और कच्चे तेल की दिन ब दिन बढ़ रही कीमतों पर रोक लगाने के लिए कोई कदम न उठाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने देश भर में आज प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। जम्मू में भी कांग्रेस ने एक रोष रैली निकालकर राजभवन के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। पार्टी मुख्यालय में राजभवन की ओर निकले कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोग भिड़ते नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किसानों के समर्थन में मैदान में उतर आई। बिश्नाह में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय उप प्रधान तरसेम खुल्लर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस ने भी आज देश भर में प्रदर्शन किया, आज राजभवन के घेराव की कोशिश की। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुस्सा भी आज देखने को सड़कों पर मिला। नेशनल कांग्रेस की तरफ से पूरे भारतवर्ष में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मीर साहब के नेतृत्व के नीचे आज कांग्रेस जनों ने सब जगह से इकट्ठे होकर राजभवन का घेराव के लिए जाएंगे सभी साथी। इसलिए कि भी जो किसान भाइयों के जो अधिकारों का हनन हुआ, जो काले कानून इन लोगों ने लागू किए हैं, उसके खिलाफ उनके साथ सिंपैथी रखने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए, और जो क्रूड ऑयल के प्राइस जो इन लोगों ने इन चंद दिनों में इतने बढ़ा दिए कि आज तो हमें याद आ रही है कि वो स्मृति ईरानी आज कहाँ पर है। आप सब जानते हैं कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, ये कानून बिल्कुल ही जो एंटी नेशनल है और एंटी किसान है, एंटी भारतीय, हर वर्ग के लोगों के खिलाफ हैं। क्योंकि पहले सारे जो हक थे पहले या इनका जो करने का वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थे, तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट से ही खत्म कर दिए। सेकेंडरी है कि हमने तो कभी मांगा ही नहीं, किसी भी किसान ने किसी भी रियासत में किसी भी मुल्क में कोई आंदोलन नहीं किया गया कि आप हमारे लिए इस किस्म के नियम बनाएं। इन नियमों में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि किसान को जबरदस्ती उनकी ज़मीन जो है ये अडवाणी एंड कंपनी जो है वो ले लेंगी, और उसके बाद में ये जो किसान है ये उनके यहाँ नौकर बन के रह जाएगा और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, और उसमें क्या फसल उगानी है ये भी वही तय करेंगे, और उस फसल को उन्होंने खरीदना है नहीं खरीदना है, किस भाव से खरीदना है, ये वही तय करेंगे। इसकी जिंदा मिसाल आप देखिए कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, इन्होंने सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे को प्राइवेट करके बेच दिया, जो आज खिरू कर रहा है। इसके साथ ही आप देखिए इन्होंने BSNL को प्राइवेट करके ख़त्म कर दिया, तो ये जियोस वगैरह को कितना बढ़ावा दिया है जो इनके पार्टनर्स हैं। उधर देश में कृषि सुधार के लिए पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों की सरकार के साथ हुई 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति को लेकर जारी विवाद के बीच आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मुताबिक अब तक किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है और अब 19 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी ओर से 3 कृषि कानूनों और MSP गारंटी को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के पास नहीं जाएंगे, हम केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। क्या कुछ कहना था इस 9वें दौर की बैठक के बाद किसान नेता का, साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदों का, वो आप सुनिए। किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, भारत सरकार के अधिकारीगण सभी सम्मिलित हुए और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण बात सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन
चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। देखो, बहस नहीं, वहाँ पे पूर्ण रूप से बातचीत हुई है और कोर्ट के बाद में फिर वहाँ पे बात शुरू हुई। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा है? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बजट पेश इनको करना होगा तो सेशन बुलाना पड़ेगा। सेशन बुलाएगा तो सेशन में हंगामा होगा। तो विपक्ष वालों को भी तो देखना दो ना, वे भी कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, वे वैसे सुक्के ही पेल रहे, उन्हें करन दो। इतने उन्हें ठा के बाहर ना पार्लियामेंट चल जावे, फिर भीतर जार फेरा हुए तो हंगामा तो भाई जब। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। पिछले 47 दिनों से आंदोलन कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट के मुलाजिमों ने अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। इन मुलाजिमों ने धर्मार्थ ट्रस्ट मैनेजमेंट के अधीन सेवाएं न देने का ऐलान कर दिया है। आज जम्मू में प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ अपना नाता तोड़ते हुए कहा कि अब वो मंदिरों के लिए अलग से श्राइन बोर्ड में ही सेवाएं देंगे, क्योंकि ट्रस्ट की प्रताड़ना को सहन करना अब उनके बस की बात नहीं है। और क्या कुछ कहा आंदोलनकारियों ने, वो आप सुनिए। अमर रहे श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड। आज हमारा 47वां दिन स्ट्राइक का है और 19वां दिन हमारा हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक का दिन है। और हम यही आपके माध्यम से सभी लोगों को, सभी गवर्नमेंट को जो बताना चाहते हैं, अभी हम ये जो धर्मा ट्रस्ट की मैनेजमेंट है उसके अंदर हम काम नहीं करेंगे। अब जो भी हमारा काम होगा वो श्राइन बोर्ड के जब भी गठित होगा उसके अंदर हम काम करेंगे। चाहे हम चेन हंगर स्ट्राइक, चाहे हमारी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा नया बोर्ड या कोई श्राइन बोर्ड नहीं बनता। हम उस मैनेजमेंट के अंदर ही काम करेंगे। हमारी जो अभी धर्मा ट्रस्ट की जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है उसके अंदर अभी हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत हमें बंधुआ मजदूर बना के रखा था। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं सियासत के साथ जुड़ी खबर की। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात कर उनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अल्ताफ बुखारी ने उपराज्यपाल के साथ SRO 103, लावेपुरा मुठभेड़ और जम्मू श्रीनगर हाईवे के जैसे साथ जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। इस मुलाकात पर क्या कहना था अल्ताफ बुखारी का, वो आपको दिखाते हैं। स्क्वाड तो निकले दो ना पीछे। स्क्वाड तो निकले दो ना। आओ भी थोड़ा अमित भाई, स्क्वाड निकल जाओ। बस हमारे से मौजूद हैं। में प्रमुख मुद्दा जो था सबसे पहले वो था SRO 103, जिसमें हमारे कंबाइंड सर्विसेज जो KS और KPS जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को 37 साल ओपन कैटेगरी में जो थे उनकी एज रिड्यूस करके 32 साल की गई थी। रिक्वेस्ट की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 1-2 दिनों में उस पर नज़रसानी होगी और बच्चों को पहले की तरह ही 37 साल की उम्र तक उसमें बैठने की इजाज़त मिलेगी। एक वो था। दूसरा था लावेपुरा इंसिडेंट, जिसमें 3 बच्चे मारे गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फेक एनकाउंटर था। बच्चों के माँ बाप कहते हैं कि साहब वो मिलिटेंट नहीं थे। मैंने रिक्वेस्ट की कि इंक्वायरी जो ऑर्डर हुई है उसे जल्द से जल्द पाए तकमील पे पहुंचाया जाए, बिकॉज़ हम अपनी पार्टी की सियासत है सच की, और सच पता कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट अगर लोगों के दरमियान और स्टेट के दरमियान ख़त्म करना है तो उसमें सच बोलने की ज़रूरत है। नंबर 3, नेशनल हाईवे पे बात हुई। मैंने अपनी चिंता LG साहब के साथ शेयर की कि साहब रोज़ बरोज़ इस सड़क का हाल बुरा होता जा रहा है। हमें एक परमानेंट सोचना पड़ेगा कि हम इसकी नई प्लानिंग कर लें, ताकि जो प्लानर्स ने इसको ऑलरेडी
पहाड़ काट के बनाया था वो तो स्ट्रेटा ऐसा है कि वो नहीं रुक सकता है। इंक्वायरी भी ऑर्डर की जाए। मीनवाइल आई रिक्वेस्टेड कि सब्जियों का स्टॉक और जो एसेंशियल आइटम्स का स्टॉक अगर वादी में कम है तो एयरफोर्स के जहाज़ और जो यहाँ लोग बंद धर्मांधा है उनको एयरलिफ्ट किया जाए। ये मेन मुद्दे थे और बाकी तो वैसे सियासी हालात पे भी बातचीत हुई। पिछले कुछ वर्षों से किसान नहरों की साफ सफाई को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि नहरों की साफ सफाई न होने के कारण नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता, जिसके कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। लेकिन इस बार किसानों ने समय से पहले नहरों की सफाई की मांग उठाई है। क्या कहना है किसानों का, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी गंदे नाले की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें आरएसपुरा की नहरों की हैं, जो सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये के कारण गंदे नाले में तब्दील हो चुकी हैं। विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है और गंदगी से भरी नहरों के चलते किसानों को खेतों तक का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उनकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। हर साल किसान नहरों की साफ सफाई को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। इस बार भी किसानों ने सरकार से समय से पहले नहरों की सफाई करने की अपील की है। किसानों के मुताबिक इस समय उनकी फसलों को पानी की जरूरत नहीं है और सिंचाई विभाग के पास नहरों की सफाई के लिए उचित समय है, जिसमें वे अच्छे ढंग से नहरों की साफ सफाई करवा सकते हैं। नहर की सफाई अभी वक्त है नहर की सफाई करने के लिए, और मैं विभाग से और सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी टाइम रहते हुए इन्होंने नहर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे नहर को सफाई करते हैं, उसे नहर ठीक साफ़ नहीं हो पाती है। खाली जेसीबी चलाते हैं और पीछे से पानी छोड़ देते हैं, और जो पानी है वो टेल एंड तक नहीं पहुंचता है। और अभी उसके बाद कणक में ये गेहूं की फसल है, इसमें काफ़ी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पानी जो है वो लास्ट एंड पे नहीं पहुँच पाता है। और मैं दोबारा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये अभी टाइम है, अभी टाइम रहते हुए नहर की सफाई शुरू कर देंगे। किसानों के मुताबिक विभाग द्वारा अप्रैल में नहरों की सफाई का काम शुरू करवाया जाता है। उस समय किसानों को गेहूं की फसल के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में ना तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है और ना ही नहरों की सफाई ठीक ढंग से हो पाती है। बहुत ज़्यादा गंद है, कूड़ा करकट लिफाफे वगैरह जो है ना बहुत गंद है। ये हूँ चाहिए कि उस टाइम जो करते हैं सफाई जो हम किसानों को पानी की जरूरत होती है, हूँ इसकी सफाई की जाए, उसकी रिपेयर की जाए कि किसानों को उस टाइम से फायदा होगा। उस टाइम करना अप्रैल महीने सानू पानी की जरूरत होती है, फिर सफाई करते पे पूरी तरह सफाई नहीं हो सकती। तो बाकी दूसरा है कि कहीं जिस तरह शहरों में वो डस्टबिन वगैरह लगे थे, इस तरह पिंडों भी डस्टबिन वगैरह वो लगे जाए, जो कूड़ा करकट जो वो पान नहर च नहीं सुट्टन। तो वो जो डस्टबिन है वो पंचायत के थ्रू उन्होंने जो है डिस्पाई किया जाए। तो इस वास्ते आखने भी अगे किसानों वास्ते मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अप्रैल महीने पानी चाहिए, सफाई उस टाइम शुरू हो जाती है, ना पानी मिलता ना सफाई। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब किसानों ने इस समय नहरों की साफ सफाई करने की मांग की हो। इससे पहले भी किसान कई बार जनवरी में नहरों की साफ सफाई का काम शुरू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिंचाई विभाग इनकी मांग को ठुकराकर अप्रैल में नहरों की साफ सफाई का काम आरंभ करता है, और उस समय किसानों को पानी की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में किसान पानी की मांग करते हैं और विभाग किसानों का दावा हवालों देकर सफाई के नाम पर केवल लीपापोती ही किया करते हैं। कैमरामैन अशोक बजाला के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए जेके प्राइम में बस आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।